नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा। इसका हम लोग पार्ट 1 कर रहे हैं। बेसिकली ये 3 पार्ट में है। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन आसान हिंदी में एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ, ताकि आपको ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये एक्साइटिंग जर्नी धरती, सूर्य, चंद्रमा और पूरे सौरमंडल को एक्सप्लोर करने की। तो हमारा फर्स्ट लाइन है, हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सही बात है। जब शाम होता है हम लोग घर खेल कर मैदान से खेल कर घर आते हैं और फिर उसी टाइम मतलब शाम के टाइम में छत पे या फिर कहीं पे चढ़ के आसमान की ओर देखें, जाहिर सी बात है कि आपको छोटा छोटा तारा दिखेगा और वो सुंदर दिखने में लगता है ना। आप लोग भी घर में बल्ब वल्ब लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं? ताकि वो चमकीला दिखे। वैसा ही तो हमारा आसान प्राकृतिक बनाया हुआ है, और वो देखना कितना अच्छा लगता है, बस यही बात बोला है। फिर आगे है, वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखाई देते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, आप जब सुबह-सुबह शाम में जो सबसे ज़्यादा तारा चमकने वाला होता है, वही दिखाई देता है। बाकी कोई तारा नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे-जैसे और अंधेरा छाया जाता है, छाते मतलब अंधेरा और बढ़ते जाता है, वैसे-वैसे हम लोग को जो हल्का-हल्का चमकने वाला भी जो तारा है, वो दिखने लगता है। और फिर चाँद मतलब दिखने का समय है, तो चाँद भी दिखेगा, वरना नहीं तो सिर्फ़ हम लोग को तारा दिखता है। हाँ, soon you would see the number increasing, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। बस वही बात बोला। पहले जो बोला था क्या मतलब 1-2 चमकते बिंदु दिखेंगे और फिर थोड़ी देर बाद इनकी संख्या बढ़ती जाती है। You cannot count them anymore। सही बात है भाई, तारा को कोई नहीं गिन सकता है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। The whole sky is filled with tiny shining objects, some are bright, others are dim। बोलता है कि संपूर्ण आकाश मतलब पूरे आकाश में छोटी-छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। अब चमकदार वस्तु क्या है? यही तारा है, चाहे वो चाँद होगा या फिर कोई प्लैनेट होगा जो चमक रहा होगा। सम आर ब्राइट अदर्स आर डिम। कुछ जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। अब चमकीले क्यों होते हैं और धुंधले क्यों होते हैं? इसका वजह ये है कि जैसे आप इस फिगर से समझें, है ना? तो जैसे जो तारा हम लोग के नज़दीक रहता है, जो तारा हम लोग के नज़दीक रहता है, वो कितना ब्राइट है। ये ब्राइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ, है ना? और यहाँ पे कोई दूर का एक स्टार देखो, स्ट्रीट लाइट सेम बल्ब यहाँ पे भी है, लेकिन ये आपको डिम दिखेगा, है कि नहीं? ये डिम दिखेगा, थोड़ा कम दिख रहा है, उसका रोशनी आपकी आँख पे नहीं लगेगा, लेकिन इसका रोशनी आपके आँख पे ज़्यादा असर करेगा और ये चमकीला दिखेगा। दूसरा, तारा का साइज़ की वज़ह से होता है। अगर ऐसे तारा है क्या? इसी चैप्टर के आगे लिखा हुआ है कि तारा एक मतलब सन ही है। सन के जैसे मतलब सन एक स्टार है, तो ये भी तो मतलब क्या कह सकते हैं? आगे बुक में लिखा हुआ है कि सन इज़ अ स्टार, तो फिर स्टार इज़ अ सन, है कि नहीं? और आपके पास जो स्टार है, वो देख लो सूर्य है, और सूर्य में कितना गर्मी, कितना रोशनी है। तो ये पास जो है वो थोड़ा चमकीला दिखता है और जो बहुत ज़्यादा दूर है, वो तो डिम दिखता है। फिर दूसरा इसका साइज़ है कि जितना बड़ा इसका साइज़, उतना ज़्यादा रोशनी, है ना? इसका कम रोशनी होगा। अब ये छोटा होगा तो उसका कम ही होगा ना? जैसे हम लोग के सन को कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा है और ना ही सबसे छोटा है, ये बीच वाला तारा है। कौन? हमारा सन। ठीक है? तो हम क्या बता रहे थे, डिम और ब्राइट दिखने का वजह ये है कि या तो वो तारा हमसे नज़दीक है या फिर वो तारा हमसे दूर है। इट सीम्स एज़ इफ द स्काई इज़ स्टर्ड विथ डायमंड्स। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अब चमक रहा है तो हीरा चमकीला होता है तो ऐसा लगता है सबको कि भाई हाँ, हीरा मतलब हीरा जैसा जड़ा हुआ है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। लेकिन हो सकता है ऐसा भी हो कि बहुत सारा टिमटिमाते हुए नहीं नज़र आए, इसलिए तो ऐसा लाइन लिखा है। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज़ अदर्स डू। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, मतलब तारा को ध्यान से, आसमान को ध्यान से देखेंगे, तो पाएँगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। कुछ थोड़ा ज़्यादा टिमटिमा रहा है, कुछ थोड़ा कम टिमटिमा रहा है। इसका वजह भी क्या है, वो आगे देखेंगे हम लोग। They simply glow without any flicker just as the moon shine।
बोलता है क्या कुछ तो टिमटिमाते रहता है ना, अगर तारा को आप ध्यान से देखिएगा तो ग्लो करेगा, फिर थोड़ा बड़ा दिखेगा, फिर थोड़ा छोटा दिखने लगता है। आप बोलेगा सर गोल तारा कहाँ देखे हैं हम लोग, है ना? अरे गोल तारा नहीं चलो ये ऐसा वाला तारा देखा है? वो थोड़ा टिमटिमाते टाइम नज़र आता है तो ऐसा दिखता है कि मतलब ऐसा स्टार जैसा आपको ये स्टार बना लेते हैं हम लोग क्या ऐसा दिखता है। लेकिन रहता तो वो गोल ही है ना। उसका लाइट कभी हम लोग के आँख पे कम आता है, कभी ज़्यादा, इसकी वज़ह से वो टिमटिमा रहा होता है ना? क्योंकि वो बहुत दूर है, वो बहुत ही दूर है और उससे बहुत एकदम पतली-सी लाइन आती है, जैसे यहाँ पे देखो स्टार है, अब यहाँ स्टार अब इसका जो रे है सॉरी लाइट का जो रे है, जो लाइ मतलब वहाँ से लाइट यहाँ आता तो सीधा-सीधा तो आता है, लेकिन फिर जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब आता है, तो फिर हमारे अर्थ में तो बहुत तेज़ी से हवा चल रहा है। अब बहुत तेज़ी से हवा चल रहा है, तो ये जो आप देखो, एक तो स्टार बहुत दूर है, ऊपर से उसका रोशनी का पावर कम है ना? मतलब जो लाइट दे रहा है अब जैसे सवेरे के टाइम में सूर्य की रोशनी को हिला-डुला के देखें हमारा एटमॉस्फेयर, है क्षमता? नहीं है क्षमता। लेकिन ये स्टार जो है बहुत दूर है, ये और फिर इसका लाइट ना हल्का आता है, कम आता है। इसकी वज़ह से हम लोग का जो एटमॉस्फेयर में हम लोग का जो एयर मतलब एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं? ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडेड द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो वो हवा का चादर जो अर्थ को घेरे हुए है, उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं। तो ये पतली सी जो लाइट आ रही होती है, इसके ना पाथ को हिला देता है, देखो, पाथ को हिला दिया कि नहीं? इधर से इधर कर दिया। तो कभी हमको वो थोड़ा-सा कम लाइट दिखाई देता है, कभी ज़्यादा दिखाई देता है। इसकी वजह से वो हमको ट्विंकल सा प्रतीत होता है, टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अगर आपसे पूछ देना कि तारा क्यों टिमटिमाता है और ये क्वेश्चन तो आपका ये हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? यहाँ देख लो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस ऑफ देयर लाइट। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, व्हाई प्लैनेट्स एंड मून डू नॉट ट्विंकल। अच्छा, इसमें लिखा हुआ एक साथ ये भी दिया है कि प्लैनेट्स जो होते हैं, ग्रह और मून जो होते हैं, वो ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? अरे यही बात है, ये नज़दीक है। ये हमसे मतलब तारा के बनिस्बत मतलब तारा जितना दूर है, उससे तो ये बहुत ही नज़दीक है। अब जैसे कितना चाँद के बारे में पढ़ेंगे कि वो लगभग कितना कितना कि 4 लाख किलोमीटर के करीब-करीब है। लेकिन यही अगर सूरज को देखेंगे तो वो 14 मिलियन किलोमीटर के दूर है, फिर भी वो इतना लाइट करता है। तो सोचो ये तारा कितना दूर होगा, इसकी वज़ह से ये हमको छोटा-छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो इसका लाइट हिल जाता है, इसका लाइट हिलता-डुलता नहीं है, इसकी वज़ह से हमको ये परफेक्ट दिखाई देता है, इसका शेप चेंज हमको नहीं दिखाई देता है। थोड़ा हिलता-डुलता भी है तो फिर भी वो हमको एकदम मतलब चमकता हुआ हमेशा दिखाई देता है क्योंकि इसके पास अपना लाइट भी तो नहीं है। इस पे प्रॉपर लाइट सन का पड़ रहा है, तब हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं? आप सबको पता है ना? अच्छा आगे देखेंगे। Along with this bright object, you may also see the moon on the most of the days। बोलता है ये जितना छोटा-छोटा आप तारा देख रहे हैं, प्लैनेट्स देख रहे हैं, तो आप उसमें से एक चीज़ और देखेंगे, अक्सर देखेंगे, वो है चंद्रमा, है कि नहीं? It may however appears at different times in different shapes at different position। बोलता है क्या ये हालाँकि ये अलग-अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियाँ में दिखाई पड़ता है। सही बात है। अलग-अलग स्थितियाँ क्या? जैसे यहाँ देखो डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप अलग-अलग समय में आज देखेंगे तो थोड़ा ऐसा दिखाई देगा, उसके बाद कुछ दिन बाद और देखेंगे तो ये देखो और पतला दिखाई देगा। फिर उसके बाद कुछ दिन और देखोगे मतलब कुछ दिन बाद और देखोगे तो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो कुछ दिन बाद तो ये गायब ही हो जाता है। और अलग-अलग प्लेस पे दिखेगा, उसी टाइम पे जैसे आप मान लो सवेरे शाम के 7 बजे शाम के 7 बजे मतलब 7 पीएम में, ठीक है? 7 पीएम में छत पे चढ़े। छत पे चढ़े तो आपको जहाँ पे कल चाँद दिख रहा था, वहाँ पे अगले दिन चाँद नहीं दिखेगा। इसका वजह क्या है, ये भी आगे हम बताएँगे, ठीक है? You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night और पूर्णिमा। बोलता है, आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। है ना? पूरा चंद्रमा को गोल-सा जो पूरा एकदम प्लेट जैसा ऐसा बना हुआ रहता है ना, इसको हम लोग ये मेरा गोल तो बहुत ही ज़्यादा गोल हो रहा है ना? बहुत ही गंदा हो रहा है, चलो ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे कि आप ये फुल मून को ना आप महीने में 1 बार देख सकते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण चंद्रमा वाली रात, फुल मून नाइट या उसको पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। फिर अच्छा पूर्णिमा कब कैसे होता है? जैसे मेरा लाइन तो ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा है। हुँ, गंदा है। मेरा लिखावट भी गंदा है, चलो कोई बात नहीं। देखो
यहाँ से यहाँ पे सूरज है, ये तो हम लोग को पता है ये क्या है? सन है। 1 मिनट हम पीला कलर ले लें, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है। हाँ, ये सन है, ठीक है? और ये क्या है? हमारा अर्थ है और ये हमारा क्या है? मून है, ठीक है? अब देखो मून का जो पाथ होगा, ये तो हमारे अर्थ के अर्थ के चारों ओर घूमता है ना? क्योंकि ये हमारा नेचुरल नेचुरल सैटेलाइट है, ये सबको पता है। तो अब जब सूर्य का रोशनी ये तो ऐसे फैलेगा, पूरा ऐसे है ना? पूरा ऐसा करके फैलेगा पूरा, जितना आगे जाना होगा, जाएगा, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होगा, धरती के ये आगे वाले हिस्से में धरती के आगे वाले हिस्से में जिधर मैं पीला-पीला कर रहा हूँ, ये हमारा यहाँ पे दिन होगा, होगा कि नहीं? और इस साइड उसके जस्ट पीछे वाला, ये तो हम लोग पढ़े हैं ना, ये पीछे वाला हिस्सा क्या होगा? रात होगा, होगा कि नहीं? रात को हम तो कहते हैं काला ही कर देते हैं, है ना? हाँ, समझना बस थोड़ा देर समझना है उसके बाद फिर तो ये क्लियर ही हो जाएगा अच्छा। तो ये वाला हिस्सा में रात होगा, लेकिन चाँद जब हम लोग के पीछे होगा, मतलब चाँद का ये आगे वाला सरफेस जो एकदम गोल सा जो आगे वाला सरफेस होगा, इस पे सूरज का पूरा-पूरा रोशनी पड़ रहा होगा और इसकी वजह से ये चाँद पे लाइट पड़ेगा और ये रिफ्लेक्ट करेगा आईने की तरह और फिर हम यहाँ पे जिस एरिया में रात है, तब फिर हम लोग को यहाँ पे दिखेगा कि आज फुल मून है। आज फुल मून है। यही जब अब घूमते-घूमते इधर आ जाएगा और इधर के लोग को चंद्रमा ही नहीं दिखेगा रात में। इसी को अमावस्या का रात कहते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ लेंगे। A fortnight later, you cannot see at it at all. It is a new moon night और अमावस्या। बोलता है 15 दिन बाद। अच्छा ये आप लोग भी याद रख सकते हैं कि a fortnight मतलब क्या होता है तो 15 दिन बाद लेटर बोला है तो बाद बोला है। तो a fortnight मतलब 15 दिन। fortnight मतलब 15 दिन। अच्छा 1 मंथ होता है ना, 1 मंथ में क्या बोलते हैं? 1 मंथ में आप क्या बोलते हैं? कितना डेज़? 30 डेज़। न नॉर्मल है कि 30 डेज़ ही होगा। तो उसी तरह एक फोर्टनाइट में कितना तो 15 दिन। तो अ फोर्टनाइट लेटर 15 दिन के बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल मतलब पूर्णिमा के 15 दिन बाद आप इसको नहीं देख पाएँगे। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। इसी को हम लोग नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं या अमावस्या होती है, ठीक है? जिस दिन हम लोग को नहीं दिखता वो तो इस दिन भूत आता है। हाँ, तो इसके इसका वजह यही है कि इस साइड वाले एरिया में क्या पड़ रहा होगा, रात पड़ रहा होगा वो और रात जब पड़ रहा होगा लेकिन चंद्रमा तो आगे है। अच्छा चंद्रमा आगे क्यों आ जाता है ये भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम है वो लगभग 28 डेज़ का है ना? इसको मतलब पृथ्वी के चारों ओर घूमने में 28 डेज़ लगता है। लेकिन हमारे पृथ्वी पर रात और दिन तो 24 घंटे के अंदर हो जाता है ना, एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे 12 घंटा दिन होगा, 12 घंटा रात होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रमा यहाँ से यहाँ खिसक के आएगा, है ना? या यहाँ से यहाँ पे रहेगा तो 1 दिन में लगभग थोड़ा-सा आगे बढ़ेगा और लेकिन यहाँ पे तो दिन-रात 24 घंटा के अंदर हो जाएगा, इसको तो 28 दिन लगेंगे। अरे! इसको तो 28 दिन लगेंगे। तो इधर वाले लोग को अरे, अरे! ये क्या हो गया? हाँ, इधर वाले लोग को चंद्रमा ही नहीं दिखेगा, इसीलिए अमावस्या कहते हैं या फिर उसको क्या कहते हैं? न्यू मून नाइट कहते हैं। अमावस्या कहते हैं या फिर न्यू मून नाइट कहते हैं। आगे बढ़े? चलिए, ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट मतलब अमावस्या की रात। अमावस्या की रात क्या होता है, इधर वाले लोग को तो पूरा अंधेरा-अंधेरा छाया रहता है क्योंकि चाँद अगर चमकता है तो थोड़ा दिन-सा महसूस होता है ना? दिन-सा क्या? मतलब आप बाहर में बैठ के आसानी से सामने वाले को देख सकते हैं कुछ दूरी पे कि कौन है। मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दूर तो नहीं देख पाएँगे, चाहे कैसा भी रात हो। लेकिन हाँ, आपको प्रतीत हो जाएगा कि मतलब दूर तक भी प्रतीत हो जाएगा वहाँ पे कोई खड़ा है ना? लेकिन अमावस्या की रात में आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि चंद्रमा का रोशनी हम लोग की पृथ्वी पे पड़ता नहीं है उस टाइम। उसकी वजह से पूरा घना-घोर अंधेरा छाया हुआ रहता है। तो जब इधर के एरिया में पूरा अंधेरा छाया हुआ है, तो हमको ज़ाहिर-सी बात है दूर-दूर वाला जो तारा हल्का-हल्का जो रोशनी कर रहा है, वो भी हम लोग को दिखेगा। देखो, तारा ऐसा नहीं है कि गायब हो जाता है या डूब जाता है या कहीं दूर चले जाता है और रात होते आ जाता है, ऐसा नहीं, है ना? ऐसा नहीं है क्योंकि दिन में इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि सूरज का रोशनी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हमको ये छोटा-छोटा तारा वाला नहीं दिखता है, वो अभी आगे हम लोग समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि अमावस्या की रात मतलब अमावस्या की रात में जिस रात में हम लोग को चाँद नहीं अच्छे से दिखता है, इस रात में आसमान एकदम साफ अगर साफ होता है तो आसमान का जो
अवलोकन होता है, मतलब अवलोकन क्या बोलेंगे, मतलब आप जो देखेंगे वो बहुत ही साफ दिखाई देगा, क्लियर नाइट दिखाई देगा और उसमें बहुत मतलब थोड़ा अच्छा दिखेगा, क्योंकि चमकता हुआ कोई छोटा-छोटा, छोटा-सा चीज़ हम लोग को थोड़ा अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज़ ब्राइट। अरे! 1 मिनट। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है क्या? वी व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज़ ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम? क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? काहे नहीं देख पाते हैं भाई? आंसर भी दिया हुआ है। इट इज़ बिकॉज़ द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज़ नॉट अलाउ अस टू सी ऑल these ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के बहुत तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। इसको एग्ज़ाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं, ये देखो, अभी ये दिन के समय में यहाँ पे ये दिख रहा है पीला वाला? नहीं दिख, यहाँ पे लाल रंग में दिखेगा, है ना? चलो अब दिखेगा शायद। हाँ, ये सूरज है, ठीक है? अब दिन के समय में आप बताओ फ्लेम आपको कैसा दिख रहा है? बताओ? अब आपको लगता है कि थोड़ा और दूर से मतलब थोड़ा इसको और ये तो पास से फ़ोटो लिया गया है ना? इतना बड़ा हाथ दिख रहा है देखो, है ना? इसको थोड़ा और दूर कर दें, 100 मीटर कर दें। 100 मीटर से आपको लगता है इस फ्लेम को आपको दिखेगा? तो सोचो जब ये 100 मीटर से आपको फ्लेम नहीं दिखेगा, तो वो करोड़ों किलोमीटर के दूर से कैसे दिखेगा ऐसे तारा? चाँद तो कभी-कभी शाम के टाइम में हल्का-हल्का दिखाई देने लगता है। कभी-कभी आप देखोगे तो हल्का शाम भी रहता है ना, मतलब फ्रेश रहता है, दिन में आप देख सकते हैं। कभी-कभी आपको चंद्रमा दिख जाएगा या फिर कभी-कभी बादल ऐसा घिरा हुआ रहता है तो चंद्रमा दिख जाता है। ठंडी के समय में भी ख़ास करके। लेकिन दिन के समय में फ्लैम आपको क्या दिखेगा, थोड़ा दूर कर देंगे तो नहीं दिखेगा। उसी तरह तारे के साथ भी यही होता है। सूर्य बहुत चमकीला होता है, ये हमारे नज़दीक है, बहुत ज़्यादा रोशनी करता है और फिर वो एक तो बहुत दूर है और कम रोशनी पर, इसकी वजह से हम लोग को नहीं दिखता है। वही रात के समय में देखो कितना ब्राइट दिख रहा है ना? क्योंकि यही अभी दादा है कि नहीं? ये जो है सो यही है ना? अभी सूरज का रोशनी तो है ही नहीं, अंधेरा में एक टॉर्च भी रहता है तो वो भी लगता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा रोशनी कर रहा है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. सूरज, चंद्रमा और फिर जितने भी चमकते हुए वस्तु हैं, जो रात के समय आसमान में चमकती है, वो सभी क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। तो तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ 1 मिनट, व्हाट इज़ सेलेस्टियल बॉडीज़? सेलेस्टियल बॉडी। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है? तो आपके लिए आंसर ये हो जाएगा द सन, द मून एंड ऑल दोज़ ऑब्जेक्ट। ऑल दोज़ ऑब्जेक्ट में कौन आ जाएगा? तो ये देख लो। ऑल दोज़ ऑब्जेक्ट में आ जाएगा आपका मून, मून तो लिखा ही देगा। ये मेटेओराइट्स होता है, एस्टेरॉइड्स होता है। मेटेओराइट्स ये थोड़ा दूर-दूर होता है। फिर प्लैनेट, सारा प्लैनेट जितना भी प्लैनेट आपको दिखता है, वो सभी मतलब हमारे सौरमंडल में जितना भी चीज़ आपको दिख रहा है रात में चमकते हुए या फिर वो है और आपको दिख नहीं रहा है, वो सभी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ ही होंगे। ऐसा बहुत सारा ऐसा चीज़ हो सकता है जो उतना ज़्यादा नहीं चमक रहा है, जो हमको ऐसे नेक्ड आइज़ से नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अगर टेलीस्कोप लगा के देखेंगे तो आपको आसमान में दिखेगा। ल तो वो सभी क्या हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, तो इसको आप याद कर सकते हैं द सन, द मून एंड ऑल दोज़ ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ को हिंदी में खगोलीय पिंड भी कहते हैं। मतलब कहते क्या? मतलब कहते भी हैं क्या? कहते ही हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं, वो क्या हैं? बहुत ही बड़ा है। अरे यार! हुँ, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं, वो बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा गर्म है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज़ और वो किससे बने हुए हैं? गैसेज़ से बने हुए हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दे हैव देयर ओन हीट, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट व्हिच दे emit in large amount। बोलता है ये जो कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो हैं, जो कि बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही क्या हैं? बड़े हैं और बहुत ही गर्म हैं, वो अपना लाइट emit करते हैं। किसका लाइट emit करते हैं? अपना लाइट, ऑन हीट एंड लाइट। सॉरी, उसके पास अपना हीट एंड लाइट होता है, व्हिच दे emit in large amount, जो कि वो बहुत ही
ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, निकालते हैं। These celestial bodies are called stars। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत ही हॉट होना चाहिए और फिर वो उसके पास अपना हीट और अब ज़ाहिर-सी बात है ये आग जल रहा है तो उसमें हीट भी होगा और लाइट भी होगा। आप आग जलाते हैं तो दोनों चीज़ निकलता है कि नहीं आग से? हीट भी निकलता है और लाइट भी निकलता है। तो ऐसा है कौन जो कि बहुत बड़ा है और बहुत गर्म है, अपना हीट, अपना लाइट है, ऐसा हो है कौन? तो दीज़ सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। मतलब सभी तारा के पास सॉरी सभी तारा जो होते हैं सब बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, उसके पास अपना हीट और अपना लाइट होता है। ठीक है? क्या प्लैनेट्स के पास नहीं होता है? नहीं सर, प्लैनेट के पास नहीं होता है। मून के पास नहीं होता है? नहीं, मून के पास नहीं होता है। जितने भी और भी मतलब चीज़ है आसमान में, उसके पास अपना लाइट नहीं होता है। तो लाइट और अपना हीट किसके पास होता है? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टार के पास होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द सन इज़ अ स्टार। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। रात के आकाश में असंख्य मतलब अनगिनत तारे, है ना? काउंटलेस जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, टिमटिमाते तारे, सूर्य के जैसे ही होते हैं। वो सभी तारे भी जो हैं, वो सूर्य के जैसे ही हैं। अब आपके मन में आया होगा कि भाई उसका हमको हीट और लाइट क्यों नहीं मिलता है? मतलब उसको फ़ील क्यों नहीं कर पाते? देखो, बट वी डू नॉट फ़ील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक टू टाइनी बिकॉज़ दे आर वेरी, वेरी फार फ्रॉम अस। बोलता है लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी गर्मी और या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे बहुत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं। अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं मतलब बहुत ही छोटे। क्यों? इसका बस एक ही रीज़न है बिकॉज़ दे आर वेरी, वेरी फार फ्रॉम अस। इसीलिए हमको ना ही उसका गर्मी महसूस होता है और ना ही उसका लाइट महसूस होता है और वो बहुत ही छोटे दिखते हैं। ठीक है? You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अरे आप इतना नॉर्मल सा बात देख लो ना, ये जैसे एरोप्लेन है, जब ये हमारे पास होते हैं या फिर इसमें तो सोचो कितना आदमी बैठा हुआ है, कितना आदमी बैठता है 300 400 500 ऐसे करके इसमें आदमी बैठ सकते हैं। लेकिन यही जब बहुत दूर उड़ रहा होता है, जैसे यहाँ पे देखो बहुत दूर उड़ रहा है, तो कितना छोटा-सा लगता है कि ऐसे हाथ में पकड़ लेंगे। तो जितना भी दूर वाला ऑब्जेक्ट है, वो हमको छोटा ही प्रतीत होता है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। कितना छोटा एरोप्लेन दिखता है जब वो बहुत ही ऊँचाई पे उड़ रहा होता है तो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्हाइल वाचिंग द नाइट स्काई। अब वो खत्म हो गया, दूर दिखने वाला चीज़ खत्म हो गया। अब थोड़ा और दूसरा बात ध्यान देने वाला है कि व्हाइल वाचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। बात ये है कि भाई उस तारे का जो शेप बन रहा है, उसको हम लोग कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। दीज़ आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। You may notice various patterns formed by different group of stars. The group of stars are called constellation. What is constellation? The group of stars is called constellation. कुछ तारा के समूह को हम लोग constellation कहते हैं। constellation को हिंदी में नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये देखो ये गलत है, फिगर बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे जो हम फिगर दिखा रहे हैं बिल्कुल ही गलत है, बट ये नाम सही है। अर्सा मेजर, ओरियन, क्रक्स और हाइड्रा ऐसे करके बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन हमारे सोलर सिस्टम में हैं। अभी से कुछ दिन पहले तक तो शायद हमको जानकारी अच्छे से नहीं है, लगभग 88 ऑफ़िशियल कॉन्स्टेलेशन मतलब उसमें एकदम अच्छे से पता है कि हाँ भाई इतना कॉन्स्टेलेशन तो है। अर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टेलेशन। अब तारा का समूह तो बहुत सारा है, जैसे 88 हम बताएँ, 88 से ज़्यादा ही होगा शायद, ठीक है? उसमें से एक है अर्सा मेजर। अर्सा मेजर को ही बिग बियर भी कहते हैं क्योंकि वो भालू जैसा प्रतीत होता है, ठीक है? उसका सारा स्टार्स को मिलाने पे आपको भालू जैसा प्रतीत होगा। वन ऑफ द मोस्ट ईज़िली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज़ द सप्तऋषि। यहाँ पे फुल स्टॉप दे अरे! पढ़ने लग पीछे हो जाओ ना भाई। हाँ, उसमें से जब मतलब अर्सा मेजर जो है नहीं, अर्सा मेजर ये तो हाँ, सप्तऋषि जो है अर्सा मेजर का ही पार्ट है। हम ये कह रहे थे कि सबसे आसानी से पहचान में आने वाला, सबसे आसानी से पहचान आने वाला कौन-सा कॉन्स्टेलेशन है, वो है अपना सप्तऋषि। ठीक है? सप्त मतलब 7 होता है और ऋषि मतलब साधु होता है, संत होता है, जो भी बोलो, ठीक है? तो सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन जो है वो आसानी से पहचान में आता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है व्हिच वन ऑफ द मोस्ट इज़िली रिकॉग्नाइजेबल
constellation, so that is Saptarishi. It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellations. क्या बोल रहा है कि जो अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन हम लोग पढ़े, उसी का ये पार्ट है। कौन? ये सप्तऋषि। सप्तऋषि किसका पार्ट है? तो अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का ही पार्ट है। यहाँ पे देखो ये अपना जो फिगर दिख रहा है तुमको यहाँ पे, ये सप्तऋषि का ही फिगर है, ठीक है? ये अर्सा मेजर का एक हिस्सा है। अर्सा मेजर में और बहुत सारे तारे होंगे, उसमें से एक उसका हिस्सा है, ठीक है? अब इसमें आगे दिखाता है, ये इसको दोनों को पॉइंटर स्टार कहते हैं और इसका सीधा रेखा देखेंगे तो उसको वो जो सामने वाला दिखता है उसको पोल स्टार कहते हैं या नॉर्थ स्टार कहते हैं। मतलब इस 2 जो पॉइंटर स्टार है उसके सामने में इमेजिनरी लाइन टाइप में सोचेंगे, अच्छा इसका सीधा लाइन कहाँ जा रहा है, सीधा लाइन कहाँ जा रहा है? तो जाते-जाते आपको पोल स्टार दिखेगा। इसका प्लेस चेंज नहीं होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets, constellations in the sky. अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। अब जहाँ लायक ले जाके दिखाएँ, घर में आपके लिए टेलीस्कोप खरीद के ले आए मम्मी-पापा, है ना? या फिर किन्हीं के पड़ोस में टेलीस्कोप है, तो वहाँ जाके आप देखिए, थोड़ा मज़े लें या फिर बहुत सारा जगह है, जहाँ पे तारों को दिखाया जाता है, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं गर्मी छुट्टी में। In ancient time, people used to determine directions during the night with the help of star. बोलता है प्राचीन समय में, एशियंट टाइम मतलब होता है पहले, जब हम लोग के पास कंपास नहीं था जिससे आज डायरेक्शन पता करते हैं, ठीक है? तो पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस। पीपल अपना दिशा को निर्धारण करता था, मतलब किधर कौन-सा दिशा है ना? अब समुद्र में है, पूरा पानी, 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 पानी है, कहीं ज़मीन दिख ही नहीं रहा है ना? तो रात में कैसे पता करेंगे कि किधर नॉर्थ है, किधर ईस्ट है, किधर साउथ है, किधर वेस्ट है? तो एक तारा की मदद से नाविक लोग पता कर लेते थे कि कौन नॉर्थ किधर है। अब नॉर्थ पता चल गया, एक डायरेक्शन पता चल गया तो ज़ाहिर-सी बात है इधर नॉर्थ है तो उसके पीछे साउथ होगा और दाहिने साइड ईस्ट होगा और बाएँ साइड वेस्ट होगा। ऐसे करके पहले पता किया जाता था। The North Star indicates the north directions. It is also called the pole star. अब नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार और नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहा जाता है। नॉर्थ स्टार मतलब उत्तरी तारा और पोल स्टार मतलब ध्रुव तारा, है ना? तो उत्तरी तारा को ध्रुव तारा भी कहा जाता है, ठीक है? इट ऑलवेज़ रिमेन इन द सेम पोज़ीशन इन द स्काई. वो आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। वी कैन लोकेट द पोज़ीशंस ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. हम लोग पोल स्टार का मतलब पोल स्टार का पोज़ीशन चेक कर ज मतलब पता लगा सकते हैं, वो किसकी मदद से? तो सप्तऋषि की मदद से। तो वही बता रहे थे ना आपको पीछे वाले एक्सरसाइज़ में कि सप्त देखो, यहाँ पे यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज़ ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार. बोलता है कि ये जो 2 पॉइंटर स्टार है, इसको आप इमेजिनरी लाइन से मतलब मान लो कि ऐसे सीधा लाइन गया है, सीधा लाइन गया है। तो सीधा लाइन को जब आगे, आगे बढ़ाते चले जाओगे, तो वहाँ पे एक बहुत ही चमकीला तारा दिखेगा और वही हमारा नॉर्थ स्टार या पोल स्टार है। ठीक है? जो नॉर्थ स्टार है, वो कौन से डायरेक्शन को दिखाता है? तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है? तो उसमें था सन, मून, प्लैनेट, है ना? और बहुत सारा चीज़ जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है, उसके पास मतलब कुछ के सन के पास तो होता है, सन के पास तो अपना लाइट होता है, बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, उसके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट। अब उसमें से एक जो यहाँ पे प्लैनेट का नाम लिखे थे ना, ये प्लैनेट का नाम, उसमें से एक प्लैनेट है जिसके पास मतलब एक प्लैनेट नाम का सेलेस्टियल बॉडीज़ है, जिसको अपना हीट और लाइट नहीं होता है। प्लैनेट तो पता होगा ना, ग्रह, अर्थ भी एक ग्रह ही है, ठीक है? तो दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार. वो कैसे चमकता है? तो वो सूरज की रोशनी या तारों की रोशनी से चमकता है। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स और ऐसे बॉडीज़ को प्लैनेट्स भी कहा जाता है, ठीक है? ऐसे पिंड को ग्रह कहलाते हैं। फिर बोलता है द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटे व्हिच मीन्स wanderers. बोलता है क्या ये जो मतलब प्लैनेट शब्द है, ये प्लैनेट शब्द मतलब कह रहा है कि ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ये किस भाषा से लिया गया है मतलब किस भाषा से इसको बनाया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से बनाया गया है। और ग्रीक भाषा में क्या था? तो पहले वर्ड था प्लैंटे और प्लैंटे
प्लेनेटाई था, प्लेनेटाई का मतलब क्या होता है? तो वेंडरर्स होता है। प्लेनेटाई का मतलब क्या होता है? वेंडरर्स। वेंडरर्स मतलब क्या होता है? जो कि उसको परिभ्रमक कहते हैं। परिभ्रमक मतलब वेंडरर्स को हिंदी में परिभ्रमक कहते हैं, और उसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। जो चारों ओर घूमने वाला होता है उसको हम लोग वेंडरर्स कहते हैं। और वेंडरर्स किसका मीनिंग निकलता है? तो प्लेनेटाई का निकलता है। प्लेनेटाई जो होता है, प्लेनेटाई जो होता है, उसका हिंदी में मतलब उसका जो मतलब होता है चारों तरफ घूमने वाला होता है। और अब हमारा अर्थ भी तो सूरज के चारों बगल घूमते रहता है ना, सूरज के चारों बगल चक्कर लगाता है। तो इसकी वजह से हम लोग उसको प्लैनेट कह दिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द अर्थ ऑन व्हिच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है ना? अर्थ भी क्या है? एक प्लैनेट है। It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. बोलता है अर्थ, ये ग्रह जिस पे हम लोग रहते हैं, इसका जितना भी हीट और लाइट जो है, वो कहाँ से आता है? तो हमारे सन से आता है, सूरज से। और ये सूरज क्या है? जो हमारा नियरेस्ट स्टार है। तो विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार? तो वो सन हो जाएगा, ठीक है? तो ये अपनी सारी गर्मी और रोशनी सूर्य से पाती है, जो हमारा सबसे नज़दीकी तारा है। If we look at the if we look at Earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. बोलता है पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। मतलब देखो, जैसे हम लोग अर्थ पे रहते हैं, ठीक है? अर्थ पर से यहाँ पे चाँद है, छोटा-सा छोटा है, मतलब इतना छोटा है, ठीक है? मतलब पृथ्वी के कंपैरिज़न में वो छोटा है। तो यहाँ से जब हम लोग चाँद को देखते हैं तो ये चमकता हुआ प्रतीत होता है रात में। इसी तरह अगर हम रात में मतलब इसके रात में चंद्रमा के यहाँ पे रहेगा, चंद्रमा के इस साइड में जिधर उसको रोशनी नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ से अगर हम पृथ्वी को देखेंगे तो ये भी हमको थोड़ा चमकता हुआ प्रतीत होगा। मतलब ऊपर से बहुत दूर से देखेंगे तो ये भी चमकता हुआ प्रतीत होगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। क्या बोल रहा है? क्या आसमान में जो हम लोग मून को देख रहे हैं, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? तो सेलेस्टियल बॉडीज़ व्हिच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। मतलब एक ऐसा वस्तु कह दीजिए या फिर कोई चीज़ कह दीजिए, जो कि प्लैनेट के चारों बगल घूमता है। किसके चारों बगल घूमता है? प्लैनेट के। प्लैनेट के चारों बगल रिवॉल्व करता है, उसको हम लोग सैटेलाइट कह देते हैं। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब साथी है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी का साथी कौन है? तो मून है, और वो इसका चारों ओर चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। पता है ना? आपको नाम याद होगा सबका। सबसे पहले मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे करके जितने अर्थ तो है ही, उसके बावजूद भी 7 ऐसे ग्रह हैं जिसको रोशनी और लाइट कहाँ से मिल रहा है? सन से मिल रहा है। उसका भी नाम याद कर लेंगे आगे। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। अब उनमें से कुछ ग्रह के पास चंद्रमा भी है। अच्छा, अब ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसकी वजह से अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आ गया। अब जो बाकी जो और लाइन बचा है वो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। ये तो पार्ट 1 ही है ना? तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, व्हिच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ? अभी बताए थे कि नियरेस्ट स्टार कौन है अर्थ से। द सप्तऋषि इज़ द पार्ट ऑफ व्हिच कॉन्स्टेलेशन? ये भी क्वेश्चन आपको बताए थे कि सप्तऋषि जो है किस कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है। व्हिच डायरेक्शन डज़ द पोल स्टार शो? पोल स्टार जो होता है वो कौन से डायरेक्शन को दिखाता है? व्हाट इज़ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ? अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सा है? विच प्लैनेट्स रिंग्स आर द मोस्ट विजिबल? कौन से प्लैनेट्स का रिंग्स जो है वो बहुत ही अच्छे से दिखता है, स्पष्ट दिखता है। आप उसका अक्सर फिगर में भी देखते होंगे कि उसका रिंग जो है चारों साइड वो अच्छे से दिखता है, ठीक है? तो भाई साहब, इस वीडियो में हमने क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन समझे और एग्ज़ाम्पल के साथ डिस्क्राइब किया, ठीक है? अभी इस चैप्टर के और भी पेजेज़ बचे हुए हैं, जो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाइए ताकि
आपको अगले पार्ट का नोटिफ़िकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर को और डिटेल में समझाएँगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।